अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। शीना चंदा महताब के मशहूर नावल जान की आज हम किस्त नंबर 3 शुरू करेंगे। अराई, जिनके बारे में बाबा बुल्ले शाह ने बहुत कुछ फरमाया है। पंजाबी ज़बान के अजीमुल मरतब बाबा बुल्ले शाह सूफ़ी शायर थे और वो एक और सूफ़ी शायर और बुज़ुर्ग कामल शाह अनायत के मुरीद थे और कसूर में रहते थे। कसूर एक तारीख़ी शहर है। इसने अपनी तवील तारीख़ में सियासत के बड़े नशेब व फराज देखे हैं, लेकिन कसूर की सारी शोहरत हकीकत में बाबा बुल्ले शाह की महरूम मिन्नत है, जिन्होंने इस शहर में जन्म तो नहीं लिया था, मगर जब यहाँ आए तो फिर वापस नहीं गए। सारी ज़िंदगी यही गुजारी और इसी शहर में अब्दी क़याम फरमाया। बाबा बुल्ले शाह को अराइयों से दिली मोहब्बत थी। उसकी वजह शायद ये भी थी कि उनके मुर्शद शाह अनायत वली भी अराई थे। एक बार शाह अनायत उनसे किसी बात पर खफा हो गए तो बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया, पुत्र वे जे साईं दा वसा न खाई अराई दा। क्योंकि अराई अगर दोस्ती में अपना तन मन धन सब निसार कर देते हैं तो दुश्मनी में भी कभी माफ़ नहीं करते। ये बात तो बाबा बुल्ले शाह ने नाराज़गी में की थी, वरना सच तो ये है कि वो सैयद होने के बावजूद खुद अराई कहलवाना ज़्यादा पसंद करते थे। इस बात से उनके ख़ानदान वाले बहुत खफा होते थे। उनकी हफ़की को उन्होंने बहुत बार अपने शेरों में बयान भी किया है, मगर उन्हें उनकी हफ़की की कभी परवाह नहीं की थी। यही वजह है उन्होंने एक बार फरमाया, जेरा सानू सैयद आखे दोज़ख मिलन सजाई, जेरा सानू अराई आखे बचती पींगा पाई। वैसे कुछ कीना परवार लोग ये बात भी कहते हैं कि अराई गंडे खाएं, क्योंकि अराई ज़मीनों का सीना चीर कर अनाज उगाने वाली मेहनती और जफाकश कौम है। इसके बावजूद अराई ही वो वाहिद ज़ात है जिसको पैदाइशी चौधरी कहा जाता है। अराई हवा ज़मीन के सीने से अनाज उगाने वाला हो या रेड़ी लगाने वाला, रहता चौधरी ही है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि चौधरी मियाँ या महर जैसे अलकाबात सिर्फ अराइयों के लिए महसूस थे, यानी लोग मियाँ महर या चौधरी कहलवाने वालों के नाम ही से समझ जाया करते थे कि ये अराई हैं। अगरचे वक्त गुजरने के साथ साथ ये तब्दीली आई कि जैसे ही खुदा ने 4 पैसे दिए, उसने भी अपने आप को चौधरी कहलवाना शुरू कर दिया। शहरों में रहने वाले अराई ज़्यादातर खुद को मियाँ कहलवाते हैं। इनकी देखा देखी कुछ लोगों ने फैशन समझकर अपने नाम के साथ मियाँ का इजाफा कर दिया, मगर इन नकली मियाँ की तादाद आटे में नमक से भी कुछ कम है। ताहम लफ्ज़ महर आज भी सिर्फ अराइयों के लिए महसूस है और उनकी शनाख्त है। मतलब अगर कोई ये कहे कि उसका नाम महर चौधरी है तो अराई को जानने वाला फ़ौरन समझ जाता है ये शायद अराई है। चंद रुपये मिलने पर खुद को चौधरी कहलवाने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे। कहीं खुद को ऊंचा जाहिर करने के चक्कर में आपको एक आध नकली मियाँ भी मिल जाएगा, मगर नकली महर कोई नहीं मिलेगा। हाँ, तो मेरा ताल्लुक भी इसी अराई ज़ात से था। मतलब मैं भी पैदाइशी चौधरी की बेटी थी और मुझे अपने अराई होने पर फ़ख्र था, क्योंकि जब मैं अपने गाँव की माचन रज़िया या नाइन बशीरा को देखती या फिर तरखानी सकीना और कुम्हार अमीरा को देखती, जिनकी महज इसलिए इज्जत ना थी कि वो छोटी ज़ात से ताल्लुक़ रखती थी, हालांकि वो भी इंसान थी, सब गाँव वालों की इज़्ज़त करती थी, मगर उनकी अपनी इज़्ज़त ना थी। तब इनकी हालत देखकर मैं सोचती, शुक्र है खुदा का जिसने मुसलमान होने के अलावा मुझे अराई ज़ात में पैदा किया, और ये एहसास मुझे गहरा सुकून देता था। हाँ, तो हमारा खानदान शुरू ही से यहाँ आबाद था। मेरे अब्बा चौधरी सदीक और चचा चौधरी हनीफ सिर्फ 2 ही भाई थे, बहन कोई ना थी। इनकी अपनी ज़मींदारी थी, बाग थे। पहले तो दोनों भाई एक साथ ही रहते थे, मगर बाप की वफ़ात के बाद दोनों ने अपनी हिस्सत अलग कर ली, और ये दोनों हिस्से दोनों भाइयों की रजामंदी और खुशी से हुए थे, बगैर किसी झगड़े और नाखुशगवार वाक़ये के। मेरे अब्बा के हिस्से में ज़मीन थोड़ी और बागबात ज़्यादा आए थे। असल में मेरे चचा ने अपनी मर्जी से ज़मीन कम और काश्त वाली ज़मीन ज़्यादा ली थी, और मेरे अब्बा ने छोटे भाई समझकर कोई एतराज़ ना किया था, क्योंकि मेरे अब्बा ऐसे थे कि अगरचे इनसे इनके हिस्से के बागबात भी मांग लेते तो अब्बा कभी इनकार ना करते। इनको छोटे भाई से बेटू जैसी मोहब्बत थी। ज़मीनों के बाद हवेली का नंबर आया। हवेली बस नाम ही की थी, बहुत छोटी थी। चचा ने हवेली से हिस्सा लेने से इनकार करते हुए कहा, लाला सदीक, अब हवेली आप ही रख लें, आपकी फैमिली छोटी है, मैं बाहर ज़मीन पर बड़ा घर बनाऊंगा। अब्बा मान तो गए, मगर बड़ी मुश्किल से, कि भाई की जुदाई इनको गवारा ना थी। मगर चचा ने समझाते हुए कहा, आज नहीं मगर आने वाले कल में ये जगह कम पड़ सकती है, बल्कि पड़ जाएगी।
4 बेटे हैं, उनकी शादियां होंगी, बीवी बच्चे वाले होंगे तो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। और फिर मैं कौन सा गाँव छोड़कर जा रहा हूँ, सिर्फ चंद फ्रंक का ही तो फासला है। और यूं मेरे अब्बा बात समझ भी गए और मान भी गए। यूं चचा अपना घर बनाकर इसमें चले गए। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंकी और माजी से निकलकर हाल में आ गई। इस वक्त क्यों दस्तक दी है शादाब ने, मैंने दिल में सोचा। दस्तक फिर हुई तो मैं उठ बैठी। लिहाफ से निकलकर चप्पल पहनी, कंधों पर शाल डालकर दरवाजा खोला तो सामने शादाब खड़ा था। क्या बात है शादाब, मैंने नरम लहजे में पूछा। आपने किचन को भी ताला लॉक लगा रखा है? एक कप कॉफी पीने की ख्वाहिश हो रही थी, प्लीज किचन की चाबी। शादाब ने बाहर खड़े खड़े मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। इस वक्त कॉफी पियोगे तो नींद नहीं आएगी। ना जाने कैसे मेरे मुंह से ये बात निकल गई। नींद तो वैसे भी नहीं आएगी, प्लीज चाबी, शादाब ने मुझे देखे बगैर कहा। मुझे ठीक से याद नहीं कहाँ रखी है, साइड मेज की दराज में देख लो या फिर मैं खुद देकर देती हूँ और कॉफी भी बना देती हूँ, मैंने मेजबानी के ख्याल से कहा। दराज में देख चुका हूँ तो फिर कांडस पर देख लो, या मैं खुद देख लेता हूँ और कॉफी भी बना लूंगा, शादाब ने कहा और मुझ पर एक नज़र डालकर वापस मुड़ गया। तो मैं वहीं खड़ी रही। जब वो दोबारा कमरे से बाहर आया तो मुझे वहीं खड़े देखकर बोला, आप आराम करें, चाबी मिल गई है। और मैंने दरवाज़ा बंद किया। फिर बिस्तर में लेटते हुए सोचा, नींद अगर तुम्हें नहीं आ रही तो मुझे भी कब आई है शादाब। मगर जल्द ही शादाब को भूलकर मैं फिर माजी में खो गई, जिसको आज मैं एक तवील मुद्दत के बाद याद कर रही थी। मेरे अब्बा का कुंबा तो सिर्फ इन 2 ही भाइयों पर मुश्तमिल था, जबकि अम्मी की फैमिली बड़ी थी। मेरी अम्मी 5 भाइयों की अकलौती बहन थी और गड़बड़ की लाडली भी। और फिर किस्मत से शोहर भी बहुत अच्छा मिला, जो हर बात मानता था, बल्कि बात मुंह से निकलती ना थी कि पूरी पहले कर दी जाती थी। अम्मी अब्बा की दूर पार की रिश्तेदार थी और लायपुर फैसलाबाद से एक दूर दराज गाँव के रहने वाली थी। बाकी हमारा खानदान कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा ना था। दादा तो बिल्कुल ही अनपढ़ थे, स्कूल की शक्ल तक इन लोगों ने ना देखी थी। ताहम अब्बा और चचा के लिए दादा जान ने पूरी कोशिश की कि वो दोनों पढ़ लिख जाएं, इसलिए उन्होंने बड़े शौक और प्यार से दोनों भाइयों को स्कूल में दाखिल करवाया था। मगर शुमाई किस्मत अभी हमारे खानदान में तलीम दाखिल होना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि अब्बा और चचा को पढ़ने से ज्यादा गली डंडा खेलने और पतंगबाजी का शौक था। इन मुशागल की मौजूदगी में पढ़ाई किस तरह हो सकती थी, इसलिए अब्बा ने दूसरी जमात में और चचा ने तीसरी जमात में स्कूल को हैदराबाद कह दिया और यूं हमारा खानदान अनपढ़ ही रहा। जबकि अम्मा की पूरी फैमिली आला तलीम याफ्ता थी। मेरे 3 मामू फौज में थे और एक पुलिस में, जबकि एक मामू ज़मीनों पर होते थे, मगर उन्होंने जरी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रखी थी और अपनी वसी ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए नत नए तजुर्बात करते रहते थे और नाना भी इनके साथ ही होते थे। ताहम इनके घर में सिर्फ अम्मा ही अनपढ़ थी और इसकी वजह शायद हद से बढ़कर लाड प्यार था और इसीलिए शायद वो अब्बा के हिस्से में आई। मेरे अब्बा एक जमींदार थे तो अम्मा सिर्फ घर और बच्चों को संभालने वाली एक सीधी सादी औरत थी। अम्मा को खुदा से सिर्फ एक ही शिकवा था कि इनको औलाद कम दी है, सिर्फ एक बेटा और एक बेटी, जबकि चचा के 4 बेटे और 3 बेटियां थी। सबसे बड़े फयाज, फिर रियाज, इनसे छोटे फराज और आरिफ फिरोज, जबकि बेटियां सीमा, बुशरा और अजरा। गो के मेरे अब्बा की शादी चचा से पूरे 2 साल पहले हुई थी कि अब्बा चचा से 2 साल ही बड़े थे, जबकि औलाद बहुत अरसे बाद यानी शादी से 11 साल बाद हुई थी, जबकि चची ने शादी के फौरन बाद बच्चों की लाइन लगाना शुरू कर दी थी। शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने बेटे को जन्म दिया, दूसरे साल दूसरे बेटे को, उसके बाद 2 बेटियां पैदा हुई मगर दोनों ही खुदा को प्यारी हो गई। उसके बाद फिर 2 बेटे पैदा हुए जिनमें से एक चल बसा। बेटे के बाद फिर 2 बेटियां पैदा हुई, उसके बाद फिर 2 बेटे जिनमें से एक चल बसा। बेटे के बाद फिर बेटी पैदा हुई, उसके बाद फिर कोई औलाद ना हुई। खुदा ने चची को कुल 11 बच्चे दिए थे और बड़ी तरतीब से दिए थे, यानी 2 साल बेटे हुए और 2 साल बेटियां। इसी तरतीब से उन्होंने 11 बच्चों को जन्म दिया। बस आखिर में तरतीब इसलिए टूट गई कि 2 की बजाय सिर्फ एक बेटी पैदा, और शायद औलाद का चचा के लिए खुदा के घर में कोटा भी खत्म हो गया, वरना चची का अभी खत्म करने का मूड नहीं था। चची ने पैदा तो 11 बच्चे किए थे मगर इनमें से सिर्फ 7 बच्चे थे। चची मेरे चचा की हाला की बेटी थी, वो बड़े लंबे चौड़े खानदान से थी। चची का खानदान 10 बहनों और 2 भाइयों पर मुश्तमिल था। इनके खानदान की औरतें बच्चा पैदा करने की बहुत शौकीन थी, इसलिए चची की बहनों ने भी दर्जनों के हिसाब से बच्चे पैदा किए थे। शौक तो मेरी अम्मा को भी बहुत था कि इनके 12 बच्चे होते, इनकी बड़ी फैमिली होती, दर्जन ना सही आधी दर्जन बहन भाई तो वो भी थे, मगर खुदा को अम्मा के यहाँ ज्यादा औलाद मंजूर ना थी, इसलिए सिर्फ एक बेटा और एक बेटी थी, और वो भी बड़ी मुश्किलों और मिन्नतों के बाद। दरअसल दादी तो थी नहीं। चची ने ही शादी के बाद अम्मा के इलाज वगैरह पर तवज्जो दी। दोनों देवरानी जेठानी में बड़ी मोहब्बत थी। यही वजह थी कि चची अम्मा को हकीमों डॉक्टरों के अलावा मज़ारों पर भी ले जाती और उनकी कोशिशें रंग लाई। और जब चची नामे बच्चे को फिरोज की शक्ल में जन्म देने वाली थी तो
मम्मी का फॉर्म भी बारी हो चुका था। जो अम्मा ने शादी के 11 साल बाद जिस बच्चे को जन्म दिया वो बेटा था। खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मा अब्बा से ज्यादा चचा चच्ची खुश थे। बच्चे का नाम भी चच्ची नहीं रखा था और चुपके से अम्मा के कान में कह दिया था कि अब अगर मेरे घर पे बेटी पैदा हुई तो मैं उसकी शादी परवेज से करूंगी। और अम्मा ने भी खुशी से सरशार लहजे में कहा था, परवेज मेरा बेटा कम और तुम्हारा बेटा ज्यादा है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मगर खुदा की करनी ये हुई कि बेटी की बजाय चच्ची ने बेटे को जन्म दिया। अब बारी ही दो बेटों की थी। फिरोज की पैदाइश पर चच्ची ने हंस का फहर से कहा था, अरे लो हमीदा, मैं तो भूल ही गई थी, अब बेटू की बारी है। खैर, इसके बाद जो बेटी पैदा होगी इसकी शादी मैं परवेज से ही करूंगी। पहले से मौजूद दो बेटियों का जिक्र चच्ची ने इसलिए ना किया था कि हमारे खानदान में पैदा होते ही मंगनी कर देने की बुरी रस्म मौजूद थी और चचा दो बेटियों के अलावा 4 बेटों की मंगनी भी चच्ची के खानदान में कर चुके थे। फिर उसके बाद हस्बे मामूली एक बेटा पैदा हुआ और मर गया। इसके बाद आखिरी बेटी अजरा की शक्ल में पैदा हुई और चच्ची की ख्वाहिश के मुताबिक पैदा होते इसकी मंगनी परवेज से हो गई, जिसकी उम्र इस वक्त 4 साल थी और अभी तक कोई मजीद औलाद ना हुई थी। चच्ची एक बार फिर अम्मा के लिए इधर उधर दरबारों मज़ारों हकीमों के पास जाने लगी। यूं परवेज भाई की पैदाइश के 8 साल बाद खुदा से एक बार फिर ये रहमत मेरी शक्ल में अम्मा को मिली तो वो बहुत खुश हुई, जबकि चच्ची की नीयत एक बार फिर खराब हुई। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, हमीदा, ये बच्ची मेरे फिरोज की दुल्हन बनेगी। अगरचे फिरोज की मंगनी भी इसके पैदा होते ही चच्ची ने बाई की बेटी से कर दी थी, मगर वो बच्ची 3 वर्ष की उम्र में ही दुनिया छोड़ गई थी। अब जब मैं पैदा हुई तो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल रुई के गालों की तरह सफ़ेद, नरम व नाजुक। चच्ची का दिल ललचा गया, मगर अम्मा चुप रही, हाँ ना में कोई जवाब ना दिया। असल में अम्मा लाख देवरानी के एहसान से ही कि इनकी कोशिशों से खुदा ने इनकी गोद बढ़ी थी, मगर थी तो वो भी औरत और हर औरत की तरह इनको भी अपने मेके से बहुत मोहब्बत थी और वो दिल से चाहती थी कि बेटे की शादी अगर इस खानदान में हो तो बेटी इनके मेके में जाए। इसी सोच की एक वजह यह भी थी कि परवेज भाई की पैदाइश के 3 माह बाद हाल मामू जो ज़मीन पर होते थे इनको खुदा ने बेटा दिया था, जिसका नाम नाना ने अयाज रखा था। अम्मा ने अयाज की पैदाइश पर ही दिल में सोच लिया था कि अगर खुदा ने इनको बेटी दी तो उसकी शादी अपने भतीजे अयाज से ही करेंगे। यही वजह है कि मेरे पैदा होते ही जब चच्ची ने मेरी खूबसूरती को देखते हुए फिरोज के लिए बात की, अम्मा चुप रही। चच्ची भी अक्लमंद औरत थी। अम्मा की खामोशी को इनकार समझकर चुप हो गई, मगर घर जाकर उन्होंने शोहर से कहा, हमीदा की बच्ची बहुत प्यारी है, मेरा जी चाहता है मेरे फिरोज की दुल्हन बने तो बना लो, मना किसने किया है? चचा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमीदा की शायद मर्जी नहीं, मैंने बात की थी मगर वो चुप रही, तो इसमें मायूस होने की क्या जरूरत है? लाला सदीक से बात करूंगा। चचा ने कहा तो चच्ची खुश हो गई कि मैं इनको बेहद पसंद आई थी। लेकिन जब चचा ने अब्बा से बात की तो अब्बा ने प्यार से भाई को समझाया, हनीफ, बुरा ना मानना, परवेज तुम्हारा बेटा है, जबकि बेटी तुम्हारी भाभी की ख्वाहिश है कि वो अपने भाई हालत को देगी। चचा ने अब्बा की बात समझ ली और बीवी को भी समझा दी। इस तरह मेरी पैदाइश के चंद रोज बाद नाना जान अयाज को साथ लेकर आए, जो इस वक्त 8 साल का था। नाना जान ने मेरा नाम आयशा रखा और कहा, आयशा की शादी अयाज से होगी, और ये कहकर उन्होंने मेरे छोटे हाथ पर चंद बड़े नोट रखकर बात पक्की कर दी। मेरे बाद फिर कोई औलाद ना हुई। हालांकि अम्मा और चच्ची ने बहुत कोशिश की, मगर अफसोस, अम्मा की 12 बच्चों वाली ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। आहर थक हार कर अम्मा अपनी किस्मत पर शाकर हो गई और 2 बच्चों पर ही इत्तफाक करने का फैसला करते हुए दोनों बहन भाई की तलीम व तरबियत पर भरपूर तवज्जो देना शुरू कर दी। अम्मा चूंकि खुद तलीम याफ्ता खानदार से थी, अगरचा खुद और इनके अनपढ़ होने का मैं पूरा फायदा उठाने की कोशिश करती थी। अम्मा तो चाहती थी हम दोनों बहन भाई इनके खानदान की तरह पाल लिख जाए, मगर हम पर कुछ असर अपने खानदान का भी तो होना था। यही वजह थी। भाई तो अच्छे जा रहे थे। उन्होंने अपने गांव बर्ज कला से प्राइमरी किया, फिर मिडल गंडासी स्कूल से किया, क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ प्राइमरी तक ही स्कूल था, और मैट्रिक उन्होंने कसूर के हाई स्कूल से फर्स्ट डिवीजन में पास किया। तो अब्बा ने इनको और चचा ने फिरोज को लाहौर कॉलेज डॉक्टरी पढ़ने के लिए भेज दिया, जहाँ वो दोनों हॉस्टल में रहते थे और छुट्टी के दिन में ही कॉलेज से आया करते थे। हमारे गांव में लड़कियों का कोई स्कूल ना था और ना ही गंडासिक में लड़कियों का स्कूल था, इसलिए अम्मा ने मुझे बेदिया के स्कूल में दाखिल करवाया था, जो हमारे गाँव से चंद थोड़े फासले पर था, और मैं गाँव की चंद दूसरी लड़कियों के साथ वहाँ पढ़ने के लिए जाया करती थी। मगर मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक ना था। वजह बचपन की मंगनी थी। होश संभालते ही जब मुझे अपनी मंगनी शुदा होने का पता चला, बस तब से मेरा दिल ही पढ़ाई से अचाट हो गया था, वरना पहले तो जैसे तैसे पढ़ने की कोशिश करती थी। बात यह है कि मैं ज़रा नरम व नाजुक एहसासात की मालिक लड़की थी। जब मुझे अपने मंगनी का पता चला तो तब मेरी उम्र 13 साल थी और मैं 7वीं में पढ़ती थी, और सारी खराबी मुझ में इस वक्त पैदा हुई और अनदेखे गेतर की मोहब्बत परेशान करने लगी। जी चाहता पढ़ाई वगैरह को छोड़ छाड़ उड़ती हुई उसके पास चली जाऊँ, उसको जी पाकर देखूँ, ढेरों बातें करूँ और बाकी सब कुछ भूल जाऊँ, मतलब पढ़ाई।
اس کے خیالات میرے بارے میں کیا تھے یہ میں جانتی تو نہیں تھی، مگر جاننے کی شدید خواہش تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تب سے وہ ہمارے ہاں نہ آیا تھا، یہی وجہ تھی ابھی تک میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ ایاز چونکہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے اور 3 بہنوں کے لاڈلے بھائی تھے، اس لیے ان کی تعلیم اور تربیت پر بھی خوب توجہ دی جا رہی تھی۔ ماموں حالت تعلیم کے بارے میں بہت سخت تھے، یہی وجہ تھی کہ اکلوتا ہونے کے باوجود انہوں نے 5ویں پاس کرتے ہی ایاز کو کیڈٹ کالج حسن ابدال بھیج دیا تھا، جہاں سے وہ بس محسوس دنوں میں گھر والوں سے ملنے آیا کرتے تھے، اور ایسے میں کبھی انہیں یہ توفیق نہ ہوئی تھی کہ ہمارے ہاں کا بھی ایک چکر لگا لیتے کہ اپنی منگنی کا تو انہیں بھی پتہ ہوگا، مگر اس کو کبھی ہمارے ہاں آنا نصیب نہ ہوا، اور خود بھی میں بھی اس لیے نہ گئی کہ مجھے لمبے سفر اچھے نہیں لگتے تھے، اس لیے ہماری بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ ان کی 2 چھوٹی بہنیں میری بہت اچھی سہیلیاں تھیں اور اکثر ہمارے گھر رہنے آیا کرتی تھی، اور میں ان کو اپنے دل کا حال جی بھر کر سنایا کرتی تھی۔ مجھے تو ایاز کی باتیں کرنا اور سننا اچھا لگتا تھا، میں اماں کے سامنے بیٹھ کر اس سب کا ذکر چھیڑ دیتی، پھر اماں تو شروع ہی ہو جاتی اور میں محبت سے بیٹھے سنتی رہتی، سوچتی کیا وہ بھی میرے لیے یہی جذبات رکھتا ہوگا یا صرف اپنی پڑھائی میں مگن ہوگا، جبکہ میں اس کی محبت میں پڑھائی بھی بھول بیٹھی تھی۔ میرے دن رات اس سے ملنے کی خواہش میں گزر جاتے تھے۔ اس بار ابا ماموں سے مل کر آئے تو بتایا، حالت کہہ رہا تھا کہ ایاز اب تعلیم سے فارغ ہو کر آنے ہی والا ہے، اس کے آنے پر منگنی کی باقاعدہ رسم ادا کی جائے گی۔ یہ بات سن کر میں مارے خوشی کے ناچ اٹھی اور یہ بات اپنی سب سہیلیوں کو بتاتی تھی۔ غرض کیا مجھے دن رات ایک ہی خیال رہتا تھا، میں سوچتی کاش وہ کبھی اچانک آ جائے تو میں اماں سے چھپ کر ایاز سے بہت ساری باتیں کروں گی اور یہ بھی پوچھوں گی کہ وہ اب تک ہمارے ہاں کیوں نہیں آیا۔ اپنے فائنل امتحانوں سے فارغ ہو کر پرویز بھائی جان واپس آئے تو میں بہت خوش تھی کہ اب ہاؤس جاب شروع ہوتے ہی وہ فارغ ہی تھے، اور جب وہ فارغ ہوتے تھے تو اکثر مجھے اپنی موٹر بائیک پر شہر قصور کی سیر کے لیے لے جاتے تھے، لیکن اب بھائی جان آئے تو آتے ہی کہا